बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं उसामा तैयब और हमेशा की तरह मेरे साथ बहुत ही डैशिंग चार्मिंग डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। आज बड़े प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। अच्छा चलें, खसूसी तैयारी आज। आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन चले चले ठीक है। डॉक्टर शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं और हमेशा की तरह हमारा ये पॉडकास्ट, इसके मुख्तलिफ चंक्स, इसकी फुल लेंथ डॉक्टर शाहिद नदीम के पेजेस पे, सेहत नेचुरल के पेजेस पे आप देख सकते हैं। और इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद ये है कि आप तक आपकी सेहत के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके और वो चीज़ें जो आप हमारी वीडियोस देख के अपने आप में तब्दीली ला के, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के, अपनी शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, और सिर्फ ये शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, वो उस बारे में आपको आगाही दी जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो इसी सिलसिले की कड़ी में आज फिर हमारी एक नशिस्त है जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक ज़ाती सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा, और वो सवाल ये है, मैं जब देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो एक बहुत बड़ी इनकी फॉलोइंग है माशाल्लाह से। 2.8 मिलियन एक बड़ा नंबर होता है फॉलोअर्स। फेसबुक पे हैं, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, हर जगह पे माशाल्लाह फॉलोअर्स की भरमार है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा तो कभी होता होगा कि कोई गरूर टाइप चीज़ कुछ इस तरह आ जाता होगा, कभी मरीज़ों पे हो सकता है कि आप चेक करते हुए या इस तरह से ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझता हूँ कि जो गरूर है या जो मगरूरियत है वो सिर्फ अल्लाह पे जचती है। इंसान जो है ना वो आजिज़ है, आजिज़ ही पैदा हुआ था, आजिज़ ही से ही हमने जाना है उसके पास। तो इंसान के लिए जो है ना वो एज अ मखलूक जो है ना वो हमारी किस्मत में और हमारे नसीब में आजिज़ी है। गरूर जो है वो सिर्फ अल्लाह पे ही जचता है। बिल्कुल सही है। तो मैंने तो कभी इस तरह का नहीं सोचा। नहीं कभी सोचा, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप क्योंकि इस्लामाबाद में हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको आप ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ शहरों में भी आप जाते हैं। अभी आप लाहौर में हैं, बड़ी खुशी होती है जब आप आते हैं। कराची में भी आपका चक्कर लगता रहता है। तो ये बताएं कि कैसा आपका रहता है विज़िट जो है, इस दफ़ा लाहौर का विज़िट कैसा रहा आपका? इस दफ़ा लाहौर का विज़िट जो है थोड़ा सा पिछले विज़िट्स के मुकाबले में अगर बात करूँ ना, कंपेयर करूँ, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। एक तो गर्मी ज़्यादा है, प्लस आते हुए रास्ते में जो है ना वो जो तूफ़ानी बारिश थी वो जिसमें आया, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने बचाए रखा। हमने एक्चुअली जब हम लंच करने के रुके बीच में एक स्टॉप पे, तो उधर वहाँ पे वो उस वक्त बारिश लाहौर वाले ट्रैक पे शुरू हुई थी और बहुत ज़्यादा तूफानी थी। सही। तो जैसे हम निकले तो हमें फिर रास्ते के हालात नहीं बताया ना, दरख्त गिरे हुए थे, मतलब रोड्स गीली थी और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी, तेज़ हवा थी, लेकिन दरख्त जो भी थे वो गिर चुके थे। रोड कहीं से थोड़ी सी मोटरवे पार्शली ब्लॉक थी और थोड़ी सी स्टाफ वगैरह जो मोटरवे पुलिस का वो आके ट्रैफिक को रमा रखे हुए था। इतनी ज़्यादा थोड़ी सी स्लो हुई थी बीच में ट्रैफिक, तो हमें वो जो है वो हम निकल गए, अल्लाह का शुक्र है, उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंट था उसमें कि जब हम आए हैं तो ज़ाहिर है लाहौर की गर्मी तो बड़ी मशहूर गर्मी है, और क्योंकि मैं इस्लामाबाद से आया हूँ तो वहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 4-5 डिग्री का तो होता ही होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं क्योंकि कल से राब्ते में था टीम से और हम ये पॉडकास्ट करना चाह रहे थे, कल भी डिसाइड किया, हमने नहीं किया, और फिर आज जो है, तो कैसी मसरूफियात रही आपकी? मुझे पता चला कि आपने फ़िज़ा अली साहिबा के शो में भी शिरकत की, आप जुगन काजिम साहिबा के शो में भी शिरकत की, तो मीडिया तो काफ़ी मेरा ख्याल है प्रेजेंस आपकी रही इस दफ़ा। जी, इस दफ़ा तो बहुत बिजी, बल्कि हर दफ़े ही शायद होती है। हाँ, बहुत बिजी स्केड्यूल था, और मैं बल्कि बड़ी, क्योंकि रोड्स की सूरत हाल ज़ाहिर है लाहौर में रश तो ट्रैफिक का बहुत है, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, एक चैनल से दूसरी जगह पहुंचना बड़ा हार्ड होता है। और मौसम भी गर्मी का है, ट्रैफिक भी है, सिग्नल्स भी हैं, तो मेरे लिए सबसे पहली मुश्किल तो ये हुई कि किसी जगह पे टाइम पे पहुंचा जाए। बिल्कुल सही, तो ये बिल्कुल सही। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मैं जहाँ पे मैंने जाना था मैं टाइम पे पहुंचा, और बड़ा अच्छा मेरा ये चले, जहाँ तक टीवी चैनल की बात है वो मैं असल में हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं ना कि आप जब लाहौर आते हो तो कैसे दिन गुजारते हैं, किस तरह से करते हैं। और जो टीवी चैनल्स के टॉपिक थे ना वो बड़ा डिफरेंट थे इस दफ़ा ना। डायबिटीज़ के अंदर से जो चीज़ें बीच में बाहर, जैसे बच्चों के मुतालिक डायबिटीज़ है, ओके, क्योंकि आजकल जो मोटापा है और जो टाइप 2 डायबिटीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा, इस पे बात काफ़ी हुई। इसके अलावा जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे होते हैं छोटे, जिनमें इंसुलिन की जरूरत, उस पर काफ़ी बात हुई। तो ये टॉपिक ज़रा डिफरेंट थे, इंटरेस्टिंग थे, और लोगों की मालूमात में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम भी वही आगाही का अपना सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है कि ड्राई फ्रूट सिर्फ सर्दियों में खाना है, क्या गर्मियों में ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए? क्या उससे गर्मी हो जाती है? इस बारे में बताइएगा। देखिए, आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक्स पे और कुदरती जो ग़िज़ाएँ होती हैं उस पर मेरी बड़ी रिसर्च है, कई साल की रिसर्च है, और मेरा जो सेहत नेचुरल्स ब्रांड वो है ही यही
वो कुदरत है बेसिकली, वो ग़िज़ा और शिफा ही का कॉम्बिनेशन है, आपको पता ही है, और ये मैं कई दफ़ा बात भी कर चुका हूँ आपकी वीडियो में भी। तो मेरी रिसर्च बहुत है, और जहाँ तक कुदरती चीज़ ये जो ड्राई फ्रूट जिसकी बात की, देखिए ये जो होती है ना, तासीर होती है एक चीज़, इंटरनल तासीर होती है, हर फूड की होती है, हर नेचुरल चीज़ की होती है। तो वैसे तो जो है ये इसकी जो ड्राई फ्रूट की तासीर है ये गर्म है, मीन्स के हिकमत भी इसको गर्म ही कहती है। ठीक है। मैंने जहाँ तक जो रिसर्च की है, मेरी जो ड्राई फ्रूट पे जहाँ तक रिसर्च है, तो ये तासीर गर्म है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो कि चंद एक होते हैं, जो कि अंदर से उनको गर्माइश होती है, और इसमें सारे लोग नहीं आते। ओके। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कई लोग जब आपसे भी मिलते हैं, आप उनसे हाथ मिलाते हैं, नॉर्मल सर्दियों का भी टेम्परेचर हो, सर्दियों का मौसम हो, जो भी हो, एसी की एनवायरनमेंट है, हाथ मिलाते हैं तो आपको फील होता है कि यार इनका हाथ थोड़ा सा गर्म है, हालांकि उनको बुखार वगैरह कोई नहीं होता। तो एक ये चीज़ है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई होता है, और ऐसे लोगों का वजन ज़्यादा नहीं होता, ये थोड़े से, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने कुदरती तरीके को, जब मैंने साइंटिफिकली मेडिकल नॉलेज कंबाइन किया, तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि अंदर से गर्म होते हैं, जिनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, अभी उनको टेम्परेचर स्किन उनका फील करें तो उसी हालात में सब कुछ आम लोगों की निस्बत उनकी स्किन थोड़ी सी गर्म फील होती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है ये ड्राई फ्रूट, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज देखें, जो ड्राई फ्रूट है उसमें जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने मिनरल्स हैं और जितने वाइटामिन हैं, और जो ये कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं, जो इसकी अफादियत है, वो मौसम के लिहाज से चेंज नहीं होती, वो गर्मियों में होती है अफादियत है जो सर्दियों में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, खासकर वो लोग जो डाइट करते हैं वो कहते हैं कि अंडे की सफ़ेदी खाई जाए, जर्दी ना खाएं, दोनों तनाजुर में बताएं। एक तो वैसे अगर डाइट कोई कर रहा है तो उस हवाले से क्या उसको सिर्फ सफ़ेदी खानी चाहिए, और आम हालात में भी जर्दी और सफ़ेदी का क्या कंसेप्ट है? अच्छा देखिए, जब अब बात करते हैं आम हालात में ना, पहले तो बात इस पर कर लेते हैं कि जो आम आदमी है, जिसको कोई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, डायबिटीज़ का इशू नहीं है, तो वो तो अंडा जो है वो एज अ होल खाए। क्योंकि देखें, जो सफ़ेदी है वो इट्स अ प्योरली प्रोटीन, ये प्रोटीन है, उसमें अमाइनो एसिड्स हैं। जो असल उसके वाइटामिन, जैसे वाइटामिन डी है, कैल्शियम है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, जी, वो कहाँ है? वो जर्दी में। ये जो मैंने ज़रूरी जो वाइटामिन के नाम लिए, ये सारा कुछ जर्दी में है, सफ़ेदी में नहीं है। ओके। तो अगर एक आम आदमी इसकी जर्दी निकाल लेगा और सिर्फ सफ़ेदी खाएगा किसी भी वजह से, तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड मिलेंगे। जो असल ताकत है अंडे की, जो कि उसके वाइटामिन में है, जो मैंने बताया, फॉलिक एसिड, आयरन, वाइटामिन डी, कैल्शियम, वो उसको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और जो अंडे की जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये अंडा खाने से, जो कुव्वत मुताबिक, वो ताकत भी उसको नहीं मिलेगी। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स का ताल्लुक है, या जो हार्ट पेशेंट्स का ताल्लुक है, या ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो कहते हैं जी हम तो अंडे की जर्दी खाएंगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अंडे, डेली के अगर 4-5 अंडों से ज़्यादा वो खाएंगे, आधे दर्जन अंडे या पूरे दर्जन खा लेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसान। तो म्याना रखनी पहले है, बिल्कुल सही। उसके बाद आप जो भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन है, वो सफ़ेदी जो है वो उसके साथ जर्दी भी लेनी चाहिए, क्योंकि असल ताकत जो है अंडे की वो उसकी जर्दी में है। ओके। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट का, 2-3 अंडे अगर आप डेली लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो भी बीमारी आपको है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इसमें कोई हकीकत है या ये एक मिथ है कि सलाद में प्याज कटे हुए अगर खाए जाएं तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप 4-5 नान खा रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैं प्याज खा लूंगा तो मेरी शुगर कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्याज मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, प्याज से शुगर बढ़ती नहीं है। प्याज जो है वो ब्लड थिनर है, कुदरती ब्लड थिनर है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जिनका ब्लड थिक होता है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए बड़ा अच्छा है प्याज, जो कि ब्लड को थिन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। कई मिनरल्स, कई वाइटामिन इसमें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। दूसरा ये कि ये जो है प्याज जब आप खाते हैं खाने के साथ, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की या शुगर की जो एब्जॉर्प्शन होती है ये स्लो कर देता है। ओके। तो उसकी वजह से शायद लोगों ने ये मुत में शुरू कर दी कि यार इसके खाने से शुगर लो नहीं होता, आपके खाने में जो कार्ब्स जा रहे हैं उसकी डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है, स्पाइक्स नहीं आती। ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो मछली खा के दूध पीने से फुल बहरी हो जाती है ये, और साथ ही साथ मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिए कि जिन महीनों में रे आता है, मछली सिर्फ
उनमें खानी चाहिए? ये भी बहुत बड़ी मिथ है। इसका हकीकत से या मेडिकल इंफॉर्मेशन से, मेडिकल नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, जो वो कंट्रीज़ हैं, आप ये देखें, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश होगी, या वो ममालिक जो कि कोस्टल एरियाज़ में हैं, शहर आबाद हैं, वहाँ पे लोगों की खुराक क्या है? मछली चावल का मैं जाता हूँ, कई दफ़ा गया हूँ बांग्लादेश, वहाँ उन लोगों की खुराक क्या है? मछली। वो जब तक वो उनके खाने में 2-3 टाइम मछली ना हो तो खाना खाते ही नहीं है। ऐसे ही है वो अगर वो, और सर्दियाँ गर्मियाँ जो भी मौसम उनका आता है वही सब खा रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मसला होता है कि जी मछली खाने के ऊपर, पानी, दूध पीने से या सारा कुछ करने से कोई फुलबेरी हो जाती है, स्किन की कोई डिजीज़ होती है, तो फिर बांग्लादेश वाले और जो श्रीलंकन है, जितने भी कोस्टल एरियाज के लोग हैं, वो सारे आपको स्किन डिजीज़ के लोग ही नजर आते हैं। आपको तो फिर कोई और मिलता ही ना। ऐसे ही खुराक भी यही है और वो पानी भी और दूध भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका हकीकत से कोई महीनों से भी कोई ताल्लुक नहीं है, साल के 12 महीने। एक और सवाल इसी से रिलेटेड के मैंने ये भी किसी को कहते हुए सुना कि मछली चावल के बगैर नहीं खानी चाहिए। नहीं, ये भी एक बहुत मिथ है। आप मछली ऐसा हो कबाब की शक्ल में खाएं, बारबेक्यू की शक्ल में खाएं, सालन की शक्ल में खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। ये चावल वाला जो है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें पता नहीं कि क्या हकीकत है, लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि मछली वहाँ खाई जाती है जो कि समुद्री इलाके होते हैं, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसे कोस्टल एरियाज़ के जो ममालिक हैं, तो वहाँ पे चावल जो है ना, राइस उनकी बड़ी पसंदीदा खुराक है। तो वो क्योंकि चावल को साथ कंबाइन करते हैं, फिश, क्योंकि फिश उनमें वहाँ पे पाई जाती है उनके एरियाज में, तो फिश उनकी खुराक का हिस्सा होता है, चावल उनको पसंद है, दोनों को कंबाइन करके अक्सर चावल के साथ फिश खाते हैं। तो शायद ये बात में हो गई है कि यार चावल के साथ फिश का ऐसा कुछ भी नहीं है, साइंटिफिकली कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल हमें आया है आपके फॉलोअर्स की तरफ से, चाहने वालों की तरफ से, LDL को कैसे कम करें और HDL को कैसे बढ़ाएं? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है जी। देखिए, ये जो LDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको कहते हैं, इससे गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो सोर्स है इसका वो है ड्राई फ्रूट्स, जिसका जिक्र भी हुआ, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इसके खाने से जो है वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पे मिलते हैं। कुछ डाइट्स भी ऐसी हैं जिसको खाने से जो है ना आपको ओमेगा 3 मिलता है, जैसे कि अभी फ़िश पे बात हुई, तो फ़िश का जो, अगर फ़िश आप खाते हैं तो आपको नेचुरल जो है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, HDL बढ़ाते हैं। तो फ़िश को या लीन मीट को खाने से जो है वो HDL जो है वो ज़्यादा होता है। ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा जो है वो HDL बढ़ाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो इन चीज़ों के खाने से बढ़ता है। जो दूसरी चीज़ है जो LDL, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ये इतना बैड होता है कि ये अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जो हार्ट की जो वेसल्स होती हैं उन शरियानों को तंग कर देता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, उसको भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है अगर LDL आपका हाई रह रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं। तो LDL को लो करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो एक्सरसाइज है, जिसको जो लो करती है इसको। और एक्सरसाइज जो होनी चाहिए वो एम्प्टी स्टमक होनी चाहिए। अगर LDL लो करना है तो आपको निहार मुँह या सुबह फजर के बाद एक्सरसाइज, या रात के खाने से पहले, रात के खाने से पहले करें। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरा ये कि LDL को कम करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि HDL को बढ़ाते हैं, इसी तरह जो LDL को भी ये कम करते हैं। किस तरह? क्योंकि ये जो HDL है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL इसको खा लेता है। अच्छा, बॉडी में जब HDL बढ़ेगा, क्यों हम ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स देते हैं, क्यों हम HDL बढ़ाने का मशवरा देते हैं, क्यों ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं कि जब HDL बढ़ेगा तो ये HDL क्या करेगा, ये वैसे नहीं फिर इसका काम है, ये LDL को खा लेगा, वो खुद ही कम हो जाएगा, या खत्म हो जाएगा। LDL आप ज़्यादा करेंगे तो LDL खुद ब खुद कम हो जाएगा। वैसे वॉक, एक्सरसाइज और प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, मंचिंग, ये जो हम लेते हैं ना प्रोसेस फूड, इसके खाने से, जो फ्राई, जो चटपटे खाने होते हैं, स्पाइसी मील्स होते हैं, इनके खाने से भी जो है वो LDL बढ़ता है। प्लस स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इससे भी जो है वो LDL बढ़ता है। तो अगर LDL कम करना है, वॉक और एक्सरसाइज को अपना शहर बनाएं, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कम से कम लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें। तीसरी चीज़ ये है कि HDL को बड़ा करें। HDL ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद LDL कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, शॉर्टली मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेस्ट लंच क्या हो सकता है? ऑफिस में काम कर, देखिए मैं तो अपने डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से अगर बात करूँ, या वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, या वो लोग जिनको किडनीज का प्रॉब्लम है, या वो लोग जो कि वेट कॉन्शियस हैं, वज़न ज़्यादा है, मोटापे का शिकार है, उनके लिए तो है कि आप ना लंच को स्किप करें, मील्स पे आएँ। ओके।
खासतौर पे ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको लिवर्स का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वेट भी ज़्यादा है, शुगर भी हो गई है साथ साथ, तो वो टूल मिस करें, ठीक। लंच ना करें। एक बार अगर ऑफिस वाले लोग लंच करना चाहते भी हैं, ज़ाहिर काम है सारा है, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, तो लंच में सैलड्स लें, लंच में सैलड्स लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सीड्स लें, या कभी कभी दिल करे तो 1 या 2 गोश्त के कबाब, बड़े गोश्त के या छोटे कबाब वो आप ले लें। आलूओं की टिक्कियाँ या इस टाइप की चीज़ें ना लें। ओके। नहीं, कबाब कौन से हों जो कि कम ऑयल पे या बारबेक्यू वाला जो है ऑयल इस्तेमाल ही ना हुआ हो। ऑयल इस्तेमाल ही ना हो, तो ये चीज़ आप सैलेड के साथ ले सकते हैं। सबसे बेस्ट मील जो ऑफिस वालों के लिए, जो कि मैंने बताया इन बीमारियों के शिकार हैं, तो उनके लिए बेस्ट मील है करें ना। मतलब आप लंच ना करें, लंच स्किप करें, खाना खाएं पेट भर के, रात का डिनर और सुबह का नाश्ता। बीच में आप सैलड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या फ्रूट, कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या कोई फ्रूट जो भी मौसमी फ्रूट है वो ले लें। इससे आप अपना एनर्जी लें, आप अच्छे भी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, दिमाग भी सही काम करेगा, एनर्जी भी मिलेगी, प्रोडक्टिव रोल होगा आपके ऑफिस में, और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी, आपकी ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा, आपको किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यूरिक एसिड की वजह से भी पाँव में दर्द होता है, और शुगर के मरीजों को भी पाँव में दर्द होता है, तो क्या सिम्टम्स एक जैसी होती हैं? नहीं, वो दर्द डिफरेंट होता है। अच्छा। जो यूरिक एसिड का पेन होता है, हाइपरयूरेसीमिया जी या गाउट उसको कहते जी हैं, उसका पेन पाँव की स्मॉल जॉइंट्स में होता है। जो उंगलियों के छोटे जोड़ नहीं होते, जहाँ पे आप देखें उंगली हिल रही है, अंगूठा हिल रहा है या छोटी उंगली हिल रही है, तो वो जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं पाँव की उंगलियों की, उनमें यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट हो जाता है। अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, आपको गाउट है, ठीक है, वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होती है, वो जगह रेड हो जाती है। ओके। जबकि डायबिटीज में जो पाँव में पेन होता है वो न्यूरोपैथिक पेन होता है। ओके। नर्व्स की डैमेज होने की वजह से होता है। इस पर मैंने कई वीडियोस में बात भी की हुई है, आपके प्रोग्राम में जी जी। वो न्यूरोपैथी होती है, और वो पेन इस पेन से बड़ा डिफरेंट होता है। ये जो पेन होता है, इसका करेक्टर जो होता है डायबिटीज़ में, ये जलन होती है, जलन टाइप पेन होता है, डल सा पेन होता है, और ये पूरे पाँव में या ऊपर तक टांग तक आता है। जबकि जो यूरिक एसिड का पेन है, ये लोकलाइज्ड होता है, ये एक खास जगह पे होगा, फैला हुआ नहीं होगा। ठीक है। तो वो जनरलाइज्ड पेन होता है, जो मैं समझ रहा हूँ, होता है, ये एक लोकलाइज्ड पेन होता है, जो कि छोटे स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के, पाँव के, वहाँ पे होता है, वहाँ रेडनेस वगैरह भी हो जाती है। तो ये पेन्स आर डिफरेंट। बिल्कुल सही है, ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर आप खुद से जो है वो इसको करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आते हैं आपके उस टॉपिक पे जिस पे साल से आप मेहनत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और आप बिला मुबालगा हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो इसको मैनेज कर चुके हैं। मैं शुगर की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि फैमिली में शुगर है, और जो भी साहब या साहब हैं उनको शुगर नहीं है, उनकी फैमिली में है, तो उनको परहेज किस चीज़ से करना चाहिए? अच्छा, उनको खुद को शुगर नहीं है, इनका क्वेश्चन जी 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 फैमिली में शुगर जी है, जी, और फैमिली में शुगर होने का मतलब है कि थोड़ा सा खतरा है इनको, जी, रेस्पिरेटर बढ़ गया, तो उनको परहेज तो ये करना, सबसे पहली बात उनको अपना वजन नहीं बढ़ना चाहिए, उनका वजन कंट्रोल में रहना चाहिए, अपना वजन बढ़ने ना दें। ठीक है, जो भी उनकी हाइट है उसके हिसाब से उनका जो BMI है, जब वो कैलकुलेट करके फॉर्मूले से, तो BMI कभी भी 28 से ऊपर ना जाने दें, 28 से उसको 28, 27, 26 से नीचे रखें। ठीक है। पहली बात। दूसरा ये कि अगर वो चाहते हैं कि उनको डायबिटीज़ ना हो, तो ये जो सफ़ेद चीनी है, इसको वाइट शुगर कहते हैं, ये, और जो बेकरी का जो स्टफ़ है, जो बेकरी आइटम्स हैं, जैसे बिस्किट है, चाहे मिठाई है, कुछ भी, इनसे अवॉइड करो। मिठाई उसमें चीनी आ गई, ये 2 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी। और कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी मशरूबात है, आप चाहे वो एनर्जी ड्रिंक के फॉर्म में मिल रहे हैं, चाहे वो काले रंग के मिल रहे हैं, चाहे सफ़ेद रंग के ड्रिंक मिल रहे हैं, गैस वाले हैं, नॉन गैस वाले हैं, वो सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे आप बचें। शुगर फ्री भी, शुगर फ्री भी, सारा कुछ, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक सारी किस्म के जो है ना आप छोड़ दें। ठीक है। आप यकीन करें, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, आपको जो ज़िंदगी में जो लाइफ की तरफ से, सॉरी, जो फैमिली हिस्ट्री की तरफ से जो ख़तरा आया हुआ है आपको शुगर होने का, वो बिल्कुल नलीफाई हो जाएगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डायबिटीज़ की ज़िंदगी जिएंगे अगर आप इन चीज़ों को से बच जाते हैं और वेट कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, साथ रहने से तो शुगर नहीं होती ना, किसी एक को शुगर है और साल आप साथ रह रहे हैं तो वो ओके ओके, जी 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 जी, कितना लॉकडाउन है, और इवन स्किन की डिजीजेज कुछ होती हैं, कई बीमारियां जैसे इन्फेक्शन है, फ्लू है, इस टाइप की वायरल, जी जी, बैक्टीरियल हैं जो कि एक से दूसरे को लगती हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है।
डायबिटीज़ इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि शायद लोगों में ये मिथ मशहूर हो गई कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई है कि शायद ये एक से दूसरे को लगती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, जो कि एक से दूसरे को लगती हैं, उसको छूत की बीमारी कहते हैं। जी 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 जी। छूत की बीमारियां होती हैं, ये बेसिकली इनमें एक खासियत होती है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर करती है। यानी जिस आई मतलब पाकिस्तान के अगर एक शहर में आएंगी तो पूरा शहर ही इसका मुतासर हो सकता है। ओके। अब डायबिटीज़ क्योंकि इतनी ज़्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो इससे फिर ये कॉन्सेप्ट लोगों में आ रहा है, गलत बात आ रही है कि शायद ये एक से दूसरे को लग रही है, मियाँ को बीवी, मियाँ से बीवी को, बीवी से हस्बैंड को, और माँ बाप से बच्चों को लग रही है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा कोई नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है, ये ऐसे नहीं फैलती एक से दूसरे को। इसको फैलने के लिए और अवामिल होते हैं जिस पे कई दफ़ा मैं बात भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 3 सवाल हैं ये हमें एक ही व्यूअर की तरफ से आए हैं और शायद आम हालात में मैं और आप इस पे बात ना करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए। पहला सवाल ये है कि शुगर पेशेंट मर्द या औरत से रिश्ता कर लेना चाहिए? देखिए ये एक तो ये सवाल टेक्निकल भी है और मैं इसको इमोशनल भी लेता हूँ। हाँ, इमोशनल भी। जी। इमोशनल मसला देखिए ना, मुझे मेरी कई दफ़ा मुझे एक वाक़या, वैसे तो कई मेरे पेशेंट्स हैं, एक मुझे अपनी प्रैक्टिस में एक वाक़या याद आ गया है। एक खातून आई यंग, और उनको टाइप 1 डायबिटीज़ हुई हुई थी पिछले कई सालों से, और कंट्रोल नहीं हो रही थी शुगर। वो आई, उसकी इंसुलिन की डोज को मैंने एडजस्ट किया, शुगर कंट्रोल की। तो दूसरी तीसरी विजिट पे जब वो खुश आई कि आप ठीक शुक्र है कि आपने कम से कम इंसुलिन की डोज पे मुझे मेरा लेवल कंट्रोल कर लिया, लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम और भी है, वो भी हल करें। तो मैंने कहा ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, इंसुलिन पे आपको तो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल था, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, अगर आप ये चाहती हैं कि इंसुलिन छोड़े तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते नहीं डॉक्टर साहब ये बात भी है। मेरे 2 जगह से रिश्ते आए मेरे घर में, और मेरे वालिदैन जो है वो शरीफ आदमी है, ज़रा पेंडू हमारी क्लास है, गांव से ताल्लुक़ में, पढ़ लिख के शहर में आ गए, लेकिन वो गांव में ही। तो रिश्ते आए तो उन्होंने बता दिया कि जी मेरी बेटी को डायबिटीज़ है टाइप 1। तो उन्होंने जो है ना वो पहले माने हुए थे, सारा कुछ डन था, जैसे ये बात उनको पता चली तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। ओह अच्छा, अब ये चीज़ इस की मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट की, ये 2 दफ़ा उसकी ज़िंदगी में हुई। अब वो फिर तीसरी दफ़ा पे ज़ाहिर मेरे से इंटरेक्शन हुआ तो मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ये मेरी शादी नहीं हो सकती? 2 रिश्ते तो जा चुके हैं, जब उनको पता चला तो क्या मैं छुपाऊँ या मैं ना बताऊँ? वालिदैन तो ज़ाहिर है मैं जी जी एक बिल्कुल बेटी हूँ, अपनी पेरेंट्स की शादी करना चाह रही है, लेकिन ये मसला है तो आप इसका कुछ करें। तो फिर मैंने तो उसको कहा कि देखिए मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ, मैं वीडियोज़ में लोगों को एजुकेशन तो मैं देता हूँ अपने पेज पे, और मतलब दुनिया भर में जो है मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं तो ये अवेयरनेस देता रहता हूँ कि भाई डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो उससे आप सिर्फ इस वजह से शादी नहीं कर रहे या रिश्ता नहीं कर रहे कि इस लड़के को या इस लड़की को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को कुछ नहीं कहती, आपकी जो फर्टिलिटी है, बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, ये सवाल भी था, उसको कुछ नहीं कहती। मेल फीमेल दोनों सूरतों, दोनों साइड पे जो फर्टिलिटी है या बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है, चाहे वो मर्द है और उसकी इस सलाहियत पे कोई फर्क नहीं डालती। खासतौर पे ये बात आ रही है टाइप 1 डायबिटिक्स को, क्योंकि जो टाइप 2 है वो तो बाद में होती है ना, शादी की जिंदगी के बाद होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। टाइप 1 डायबिटिक्स का जो ये क्वेश्चन होता है, शायद इनको है कि नहीं मुझे नहीं पता, जो मैं अपनी जी जी जी, तो उस खातून को जब मैंने ये कहा तो वो खुश हुई कि यार ये तो, मैंने उसको बताया कि इससे आपकी फर्टिलिटी भी नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स को सच, और मैंने उनको बताया कि हकीकत ना छुपाएं। बिल्कुल सही है। हाँ। अगर आपके हस्बैंड को आपकी शादी के बाद पता चलता है कि शुगर है तो फिर बात कुछ, अगर किसी इंतहाई कदम पे उस टाइम जाए तो वो जिंदगी तबाह होने वाली बात। जो सिर्फ रिश्ता आपसे रिश्ता समाज करने की कोशिश में आया होगा, रिश्ता वो आपसे रिश्ता करके जाएंगे, वो इसकी वजह से नहीं इनकार करेंगे। लिहाजा बताएं ज़रूर, लेकिन पेरेंट्स को आप ये भी ज़रूर बताएं कि उनको अवेयर करें कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मेरी वीडियो दिखा दें, आप डॉक्टर्स के और डॉक्टर्स कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप बताएं कि यार ये मेडिकल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल नॉलेज ये कहती है जो डायबिटीज़ है उससे आपकी जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत है या जो शादीशुदा जो अज़दवाजी ज़िंदगी, इस पर कोई असर नहीं डालती, कुछ असर नहीं डालती। और मेरे कई हज़ारों पेशेंट हैं, मैं उसको कहा, और मैंने कईयों के नंबर भी उनको दिए कि आप बात कर लें। कई ख़वातीन मेरी पेशेंट ऐसी हैं जो कि मेरे पास जब आई थी इलाज करने के लिए तो उनकी शादी नहीं हुई थी, अब वो माशाल्लाह शादीशुदा भी हैं, 3-3, 4-4 बच्चों की माएँ भी हैं, मर्द ज़ात हैं उनके 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे भी हो गए इस सारे अरसे में।
जिंदगी की दवाइयाँ लेते हैं, कंट्रोल रखा हुआ है, प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जैसे मैं शुगर कंट्रोल रखें तो ये चीज़ बीमारी आपकी सेक्सुअल लाइफ पे कुछ भी नहीं कहती। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर पेरेंट्स दोनों शुगर पेशेंट है या एक शुगर पेशेंट है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको भी शुगर होगी? देखिए जो अगर दोनों डायबिटिक हैं या एक डायबिटिक है तो रिस्क बढ़ जाएगा, पैदा होने वाले बच्चे को शुगर नहीं होगी। अच्छा। आगे चल के जिंदगी में 40 साल के बाद या 35 साल की उम्र के बाद, क्योंकि अगर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है ना पेरेंट्स में किसी को, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। जब बच्चा बड़ा होगा, जब एडल्ट एज में आएगा या बालिग होगा, उसके बाद उसको रिस्क होता है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ओके। होगी नहीं, मतलब ये कोई फार्मूला नहीं है? फार्मूला नहीं कि होगी उसको डेफिनेटली नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो ख्याल रखेगा, उसको पता होगा कि मेरा रिस्क है फैमिली की तरफ से, तो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर रखे, फिर नहीं होगी। लेकिन अगर वो बेहतर नहीं रखता, वेट का ख्याल नहीं रखता, तो खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल हो सही, सकती है। वही लाइफस्टाइल की बात जो आप हमेशा से करते हैं। मैंने एक नई टर्म, मेरे लिए नई थी, मुझे नहीं पता नई है या नहीं, कि दिमागी धुंध या ब्रेन फॉग क्या होती है? अच्छा, ब्रेन फॉग जी वाकई बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए ये जो ब्रेन फॉग है ना, ये डायबिटीज़ में बड़ा आजकल कॉमन सिम्टम है, खासतौर पे जो प्री डायबिटिक हैं, जिनको भी शुगर होने वाली होती है, जिनके वज़न ज़्यादा होते हैं, उनको शुगर होने का ख़तरा होता है, या वो टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि जिनकी कंट्रोल शुगर नहीं होती, तो उनमें ये एक ब्रेन फॉग बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। इसमें होता क्या है कि इंसान की जो है उसको स्लीपी हो जाता है, ठीक है ना, उसको बेवक्त नींद आती है, यानी खासतौर पे डे स्लीपीनेस होती है, रात को सोता भी है लेकिन दिन में भी उसको नींद आई रहती है। ठीक है। एक सुस्ती, एक थकावट हर वक्त उसके दिमाग पे छाई रहती है। एक ये चीज़ होती है इसमें ब्रेन फॉग। दूसरा ये कि मेमोरी डिस्टर्ब होती है, मेमोरी लॉस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है, खासतौर पे जो रिसेंट मेमोरी है वो डिस्टर्ब होती है। कंसंट्रेशन करने की, कोई अगर मेंटल वर्क बंदा कर रहा है कंप्यूटर पे या कोई हिसाब किताब का काम कर रहा है, तो उससे कंसंट्रेट करके काम नहीं हो जाता, उससे गलतियां होती हैं। वो एक चीज़ को तवज्जो से नहीं कर सकता, वो हर वक्त उसका दिमाग जो है ना डल रहता है, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। और ये डायबिटीज़ में ख़ासतौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ में आजकल ये बहुत कॉमन सिम्टम है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अभी डायबिटिक नहीं हुए होते या प्री डायबिटिक नहीं होते, अगर ब्रेन फॉग उनको हो रही है और उनका वजन भी ज़्यादा है, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी ज़्यादा है, तो उनको ज़रूर अपनी जल्द से जल्द साल में 1 या 2 दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करनी चाहिए डायबिटीज़ की। बिल्कुल सही। डायबिटीज़ की वजह से भी हो जाता है। अच्छा, जो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटिक है, तो अगर उनकी शुगर ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं है, तो उनको भी ये ज़्यादा ब्रेन फॉग तंग करती है। उनकी जो कंसंट्रेशन की एबिलिटी है, किसी चीज़ को ध्यान से कम करने की पावर वीक हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, डिप्रेशन आता है, फटीग आती है, हर वक्त सोने का दिल करता है, खाना खाया नींद आ गई, ये ब्रेन फॉग होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेहत नेचुरल माशाल्लाह लॉन्च किया आपने, और बड़ी मेहनत से लॉन्च किया, बड़े सालों की मेहनत से, और उसकी जो सेल्स हैं वो भी बड़े शानदार जा रही हैं माशाल्लाह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि आपकी पोस्ट, आपके जो कंटेंट है वो काफ़ी जगहों पे लोग कॉपी कर रहे हैं, और काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है। फिर मैं कभी कभी जाके ना वो तहकीक भी करता हूँ कि अच्छा आपकी पोस्ट क्योंकि पहले की है तो इसका मतलब है कि वो कॉपी हो रहा है। तो क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त, क्या तासुरात होते हैं आपके? अच्छा देखिए, खास तासुरात नहीं होते। देखिए, कामयाब आदमी होता है या कामयाब जो ब्रांड्स होते हैं उनको कॉपी होती है। ये दुनिया जब से ब्रांडिंग हो रही है, जब से कंपनियां बन रही हैं, ठीक है, कामयाब ब्रांड्स बन रहे हैं, तो उनकी कॉपियां कहाँ नहीं होती, हर जगह होती हैं। तो मैं तो देखिए, कॉपी एडिडास की होती है, नाइकी की होती है, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, किसी कॉपी नहीं हुई। तो वो कोई चुप करके बैठ जाती है या रोना शुरू करते, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक बड़ा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, और मेरा कंटेंट जो है अगर कोई अवेयरनेस के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए किसी को सेहत पहुँचाने के लिए यूज़ करता है, तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि यार चले मेरी आवाज़ और मेरा कंटेंट किसी की ज़िंदगी को ठीक कर रहा है, किसी को सेहतमंद बना रहा है। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा ख्याल होता है, मैं बार बार सोचता हूँ, दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि यार जो भी कॉपी मेरी हो रही है, कम से कम मरीज़ों के लिए कोई 2 नंबर चीज़, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कारोबारी मकासद हासिल करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को या मेरी चीज़ को कॉपी किया जाए, और सिर्फ मरीज़ों को ख्वार करने के लिए, उनकी सेहत से खेलने के लिए अगर ये चीज़ की जाएगी, इस पे मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि यार मेरा कंटेंट या मेरा अगर ब्रांड या मेरी कोई चीज़ कॉपी हो रही है, तो कम से कम वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। ये ना हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ हो, चाहे वो किसी माली फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचा रही हो या सेहत के हवाले से अगर उनको नुकसान पहुंचा रही, इस पर मुझे थोड़ा सा दुख होता है। अदरवाइज़ मैं तो खुश होता हूँ कि यार चलो किसी का फ़ायदा हो रहा है, और मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे।
बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपका ब्रांड सेहत नेचुरल माशाल्लाह बड़ी मेहनत से और बड़े सालों की उससे अनथक रिसर्च से आपने उसके बाद लॉन्च किया माशाल्लाह, और हम देख रहे हैं कि सेल्स के जो आप रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने पहले भी इस पे कुछ प्रोडक्ट्स पे बात की है, लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा मसला है और बड़ी यंग बच्चियों का वो मसला है PCOS। आपकी एक टी है PCOS के लिए, तो क्या इसको रिवर्स किया जा सकता? जी बिल्कुल। PCOS जो है बीमारी जो है वो 100% रिवर्सिबल है। इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो जो हम जिसको टारगेट करते हैं, एक तो वेट है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, तीसरा ब्लड प्रेशर है और चौथा शुगर है। ये 4 चीज़ें जो हैं PCOS का जो है ना एक वो समझे वो मुरक्कब है जिसकी वजह से PCOS होता है। और इसका नुकसान क्या होता है? फर्टिलिटी कम हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है ख़वातीन में, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बाज़ औक़ात होते ही नहीं, अगर होते भी हैं इतनी तकलीफ दे प्रोसेस होता है कि अल्लाह की पनाह। तो ये PCOS का जो है ये खासा इन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। जो ये चाय जो मैंने रिसर्च प्रोडक्ट है जो हमारी सेहत नेचुरल्स की जो PCOS टी है, इसका बहुत फ़ायदा है। ये नेचुरली बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के PCOS को 100% रिवर्स कर देता है। इसमें जितनी मैंने आपको बताया ना 4-5 चीज़ें जो इसमें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर हाई होना और वेट गेन होना, ये चारों चीज़ें ना सिर्फ PCOS से हो सकती है और बल्कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये पीरियड्स रेगुलर हो जाती है। ओके, फर्टिलिटी जो है वो वापस आ जाती है। PCOS की जो शिकार खवातीन होती हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते। पहले जो हो गया 1-2 हो गया, PCOS की शिकार हुई तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत को ये बढ़ाता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि PCOS की शिकार खवातीन की जो PCOS बीमारी है इसको 100% कुदरती तरीके से रिवर्स कर देता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हमारे सवाल मुकम्मल हुए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आज भी जो देखने सुनने वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ होगा बहुत सी चीज़ों पे, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। मज़ीद आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि आप डॉक्टर शाहिद नदीम की जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये कंटेंट देख रहे हैं, आप कमेंट्स में जाइए और वहाँ पे आप अपने मसाइल बताइए। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारी टीम आपके तमाम कमेंट्स को मुरतब करके और वो हम तक पहुँचाए, और उसके बाद जब भी हमारी नशिस्त हो डॉक्टर शाहिद नदीम के साथ तो वो सवाल उनके गोश गुजार करें और आपको आगाह करें। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।